ये बता दिए गए थे ना, ये बताया गया था ना। 273, 223। ठीक। कहता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आए थे? 1900। वन्य जीव वाइल्ड एक्ट अधिनियम 1972, 1900। और बाघ संरक्षण, कौन संरक्षण? तो अगर पूछे कि बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1973, 1900। और हाथी संरक्षण कौन सा? हाथी संरक्षण कब आया था? 1992, 1900। तो वन्य जीव संरक्षण 72, वन्य जीव संरक्षण। और बाघ संरक्षण, बाघ संरक्षण 73। और हाथी संरक्षण 1992। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देश में कितने जैव या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं भाई? कितने? 18। कितने? तो जैव मंडल रिजर्व कितने हैं? 18। कितने? तो जैव मंडल रिजर्व कितने हैं? गौर करेंगे आप लोग। जंगलों को जो संरक्षित किया गया है, तो ये जंगलों को संरक्षित तीन टाइप से किया गया है। एक तो सबसे पहले जीव मंडल, जिसे आपको कई बार मैंने कहा है जैव मंडल, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। और तीसरा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव क्या होता है? अभ्यारण्य, याद रखेगा। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, और राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व। तो जैव मंडल रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? 18। कितनी? और इसमें महत्वपूर्ण जैव मंडल रिजर्व में पहला जैव मंडल रिजर्व आपका जो है वो है नीलगिरी। कौन है? तो नीलगिरी की स्थापना 1986 में कब हुआ था? के बाद वैसे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है जहां पर ध्यान रखेंगे कि जीवों का विकास तेजी से, और कोई भी जीव उस क्लाइमेटिक कंडीशन में बड़े आराम तरीके से, बेहतर तरीके से वो डेवलप होता है। जैसे नीलगिरी की बात करेंगे, तो नीलगिरी में सारे जीव ज्यादा डेवलप इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ आदर्श, याद रखेंगे, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट है। क्योंकि वहां पर वनस्पति का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। वनस्पति का डेवलप नीलगिरी में क्यों होता है? क्योंकि आपको बताया गया है कि नीलगिरी जहाँ है वहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, जिस कारण अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से वर्षा वहां उपलब्ध हो जाता है। इस लेकर नीलगिरी पहाड़ी पर सालों भर वर्षा होते रहता है। इस लेकर वहां पेड़ पौधे की कोई कमी नहीं है। और जहां पेड़ पौधे की कमी नहीं होगी वहां वाइल्ड एनिमल की भी कोई कमी नहीं होगी। इस लेकर उस क्षेत्र को इसलिए संरक्षित किया गया क्योंकि वहां पर प्रकृति की सुरक्षा अति आवश्यक इसलिए था कि अगर वैसे जगह को मानव अपने एक्टिविटी और मानव अपने विकास और डेवलपमेंट के कारण अगर वैसे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया तो ध्यान रखेंगे पर्यावरण खत्म हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से वैसे वैसे क्षेत्रों को रिजर्व किया गया, आरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया कि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर आप नॉर्मल जगह पे कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके डेवलपमेंट में, याद रखेंगे, प्रॉब्लम होता है। जैसे राजस्थान में अगर जंगल आप कितनों कोशिश कर लेंगे तो उतना नहीं लगेगा, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती है। औसतन वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। टेम्परेचर 50 डिग्री रहता है, 40 डिग्री रहता है।
तो वहां वनस्पति नहीं उगेगा, आप कितनों कोशिश कर लेंगे, वहां नॉर्मल झाड़ी, कंटीलेदार खजूर, बबूल के ही पेड़ उगेंगे। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्षेत्र को संरक्षित किया गया जो ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक रूप से वहां पर वनस्पति का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो। मतलब कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में वनस्पति पूरे के पूरे एरिया से ढक जाए, तो ऐसे क्षेत्र में तो जीवों का विकास ज्यादा होगा। तो अगर उस क्षेत्र के साथ हम छेड़छाड़ कर दिए तो राजस्थान में तो आपका वनस्पति उगेगा नहीं, और जहां उग रहा है वहां अपने एक्टिविटी और अपने डेवलपमेंट के लिए खत्म कर दिए, तो ऑटोमेटिक है कि वैसे जगह को भी अगर आप समाप्त कर देंगे तो फिर पर्यावरण ही आपका सुरक्षित नहीं रहेगा। इस लेकर भारत सरकार वाइल्ड एक्ट अधिनियम जब 72 में लाया तो ध्यान रखेंगे इसने वैसे वैसे जंगलों को संरक्षित किया कि ध्यान रखेंगे कि पूरा सुरक्षा दिया। तो जैव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। कितनी? जिस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि आदमी सब है, एक आदमी झोपड़ी में रहता है, एक आदमी मकान में रहता है, एक आदमी थोड़ा अपार्टमेंट में ठीक ठाक रहता है, एक आदमी अंबानी है एंटीलिया में रहता है। एंटीलिया की सुरक्षा ध्यान रखेंगे कि बहुत हाई फाई है, क्योंकि अंबानी देश का बड़ा आदमी है ना। अब हाय हाय है मत करो, कि 5 लफंगों को हम चिन्हित कर चुके हैं कभी भी, हाँ 5 को हमारे रडार पर है, लेकिन थोड़ा सा हम यूट्यूब लेकर जो है ना इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए, वो सब पगला छोड़ो तुम लोग, है ना। वो 5 को पागल रहेगा, वो कितना कुछ होगा वो रहबे करेगा, है ना। तो पागल के चक्कर में तुम लोग नहीं रहो, हम देखता है नजरअंदाज के लिए रहते हैं, बात समझा। तो तुम लोग भी जो है ना उसको पागल को छेड़ने का है। वो देखे पागल को देखा, कभी अपने अपने हंसेगा, अपने अपने भागेगा, वही है ना। हाँ, तो इसलिए कहूँ सबको छोड़ो चक्कर में ध्यान दो। तो जंगलों के बड़े रूप, जंगलों के बड़े रूप जैव मंडल रिजर्व क्या कहलाएंगे। और जहां पे वैसे स्पेशलाइज जीव, वैसे स्पेशलाइज जीव जिनकी सुरक्षा अति आवश्यक है, उस सब जगह नहीं रह सकता, उस सब जगह नहीं रह सकता। जैसे बाघ, हाथी, उसको 5 किलोमीटर वाला जंगल में दे दीजिएगा तो फिर केकरो मकाने में जाके घुस जाएगा, हिरन को पकड़ने के लिए जाएगा, और कोई ऐसा शहरी एरिया रहेगा उस एरिया में वो प्रवेश कर जाएगा। तो बाघ के लिए, हाथी के लिए जंगल भी बड़ा चाहिए ना। तो वैसे क्षेत्र को कहा गया नेशनल पार्क, क्या कहा गया, और जैव मंडल रिजर्व क्या कहा गया। एंटीलिया में 500 कमरा है केवल स्टाफ के लिए, और नॉर्मल व्यक्ति के यहाँ जो है 2 कमरा में बहुत कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। इंदिरा आवास योजना है कि नहीं है, तो बताइए वो भी आदमी ही है। तो एक मान लीजिए कि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो खरगोश है, लकड़बग्घा है, सियार है, गीदड़ है, इस सब 10 किलोमीटर वाला जंगल में आराम से रह जाएगा। तो उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी के लिए 50 किलोमीटर का जंगल भी ठीक है, अब 5 किलोमीटर वाला जंगल ठीक है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाथी के लिए 5 किलोमीटर वाला जंगल में लाके छोड़ दीजिएगा तो पता चला कि 1 सप्ताह में कुल पौधा उधा के खा पी के बराबर कर दिया, सब समाप्त हो जाएगा। तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि छोटे जंगलों को भी याद रखेंगे। जिस प्रकार से देश के डेवलपमेंट में अंबानी अगर 10 करोड़ इनकम टैक्स रोज देता है तो एक व्यक्ति भी 2 रुपया रोज देता, उसका भी देश के लिए है। क्योंकि अगर 100, 200, 500 रुपये लोग कमा रहे हैं तो वो भी देश के लिए विकास में काम कर रहा है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति भी, अंबानी 10 करोड़ दे रहा है तो उसका भाई घर भी उस लायक है। तो हाथी बहुत बड़ा जीव है तो उसके लिए जंगल भी बहुत बड़े चाहिए। और छोटे जीव याद रखेंगे, छोटा जीव क्या है कि वो नॉर्मल जंगल में भी रह लेगा,
नॉर्मल आदमी है वो यहाँ पर भी रह लेगा और बड़ा जंगल में भी रह लेगा। जिसे नॉर्मल व्यक्ति को अपने घर में भी ठीक ठाक रह रहा है, यहाँ का लड़का अगर यहाँ रह रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंटीलिया में ले जाकर छोड़ देते तो बोलेगा बस अब हमको निकलने भी मत देना, हमको एकदम आराम। लेकिन अंबानी के बेटा को लाके 1 घंटा बैठा देंगे तो अगर सांस फूल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनंत को लाके यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा बेंच पर तो 2-3 घंटा के बाद अगर खेला समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लड़का को हम भेज देंगे एंटीलिया में तो आराम से वो जी सकता है कि नहीं है। तो यहाँ का लड़का यहाँ भी रह सकता है, एंटीलिया में भी रह सकता है, जहां बोलो वहां। लेकिन जो वही बात है, हाथी बड़े जंगल में रह सकता है, छोटे में नहीं। लेकिन अगर छोटा जीव है, अगर भेड़िया है, लकड़बग्घा है, वो छोटे जंगल में भी एडजस्ट कर लेगा और बड़े जंगल में तो आराम से रहेगा। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखेंगे जंगलों के 3 बड़े रूप हैं, जिसमें आपके पहला है जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य, इंदिरा आवास देश में कम से कम 1 करोड़ के होगा कि नहीं। लेकिन एंटीलिया सिर्फ 1 है। एंटीलिया क्या है? 1 है कि नहीं है? एंटीलिया सिर्फ 1 है। तो उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि जैव मंडल थोड़ा बड़ा हाथी और बड़े बड़े जंगली जानवर के क्षेत्र है, इस लेकर इसकी संख्या कितनी है? 18। उसी प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान कौन? ये समथिंग 105 या 106 के बीच में होगा, है ना? कितना? 106 ना। तो राष्ट्रीय उद्यान कितना है? और 500 से अधिक है कौन? वन्य जीव अभ्यारण्य। 500 से अधिक क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन अभ्यारण्य? वन्य जीव अभ्यारण्य। और पहला जैव मंडल रिजर्व कौन था? नीलगिरी। कौन? अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जैव मंडल रिजर्व की बात करेंगे। नीलगिरी के बाद आपका है सिमलीपाल। कौन सा? नाम सुने हैं ना? कौन सा? सिमलीपाल के बाद है सुंदरवन। कौन सा? सुंदर वन। कौन वन? नोक्रेक। कौन सा? कौन सा? नोक्रेक। कौन सा? कंचनजंगा। कौन सा? कौन सा? तो ये सारे याद रखेंगे जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन टोटल संख्या कितनी है? 18। कितनी? कितनी? तो जैव मंडल रिजर्व टोटल कितने? पहला जैव मंडल रिजर्व कौन? नीलगिरी की स्थापना 1900। जबकि देश का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट। कौन? और जिम कॉर्बेट का नाम है रामगंगा। कौन? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया क्या? रामगंगा। कौन? तो रामगंगा नेशनल पार्क। कौन नेशनल पार्क? पहले वो था जिम कॉर्बेट। पहले क्या था? क्या था? तो जिम कॉर्बेट का नाम अब क्या है? तो भारत का पहला जिम कॉर्बेट वर्तमान का रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस राज्य में? कौन सा? कौन सा? रामगंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। यूट्यूब वाले कमेंट करते जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि विश्व के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में भारत कितने क्षेत्र में शामिल है? तो टोटल विश्व में जितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भारत कहता है कितने क्षेत्र में शामिल है? 4। कितने क्षेत्र में? 4। ध्यान रखिएगा। देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल आदि क्षेत्रों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन। कौन पर्णपाती वन? तो आर्द्र पर्णपाती वन को ही याद रखेंगे सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? कल भी मैंने बताया था कि सदाबहार वन। कौन वन भाई? तो सदाबहार वन जो सदैव क्या हो? हरे भरे हो, सदैव क्या हो? और वर्षा कितना सेंटीमीटर?
200 सेंटीमीटर से, इसे सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन या, तो सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे, वैसे क्षेत्र जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक। और ये वन ज्यादातर पश्चिमी घाट, कहां पे, कहां पे, कहां पे, उत्तर पूर्व राज्य मेघालय और आसाम, मेघालय और, मेघालय और, मेघालय और, कंफर्म ना, ऐसे वन आर्द्र पर्णपाती वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो भाई, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन। कौन? शुष्क पर्णपाती वन वाले क्षेत्र में कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? और ये वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कहां भाई? और भारत में सबसे ज्यादा यही वन मिलता है। तो भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन भाई? शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क। और ये वन सबसे ज्यादा कहां पे, कहां पे? मध्य प्रदेश। कहां पे? कौन सा? शुष्क पर्णपाती वन। कौन पर्णपाती? तो शुष्क पर्णपाती वन के लिए वर्षा कितना चाहिए? 50 से। और ये वन सबसे ज्यादा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? चलो भाई, कहता है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगी वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कटीले और झाड़ी, कटीले और इन्हें मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? और ये वन ज्यादातर किस राज्य में है? राजस्थान। किस राज्य में? तो ये वन ज्यादा याद रखेंगे राजस्थान। कहां भाई? राजस्थान में। और इस वन के अंतर्गत खजूर क्या आता है? बबूल क्या आता है? नागफनी। कौन सा? कौन सा? तो बताओ कि भाई कटीले तथा झाड़ीदार, कटीले तथा, कटीले तथा, कटीले तथा, और यहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से क्या होगी? 50 सेंटीमीटर से। और ऐसे क्षेत्र भारत में है राजस्थान में। कहां पे? तो ये वन कटीले वन या झाड़ीदार, कटीले वन या, इन्हें ही मरुस्थलीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत में याद रखेंगे राजस्थान में मरुस्थलीय वन। कैसे वन? मरुस्थलीय वन के अंतर्गत याद रखेंगे बबूल, खजूर और याद रखेंगे नागफनी। बबूल, खजूर और। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन मिलते हैं? कटीले वन या झाड़ीदार, कटीले वन या, जिन्हें मरुस्थलीय वन या डिजर्ट फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी उसको सदाबहार वन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सदाबहार वन के अंतर्गत सिनकोना, महोगनी, एबोनी, रोजवुड जैसे प्लांट थे। ध्यान रखिएगा, सदाबहार वन के अंतर्गत ये वन ज्यादातर पश्चिमी घाट, केरल, अंडमान, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्य आसाम में एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन मिलते हैं। और इस वन के अंतर्गत सिनकोना, महोगनी और एबोनी और रोजवुड, बेत, बांस और रबड़ ये सभी सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं, जो सदैव हरे भरे रहते हैं। जबकि याद रखेंगे आपके 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मॉनसूनी वन या पतझड़ वन, जिन्हें आर्द्र याद रखेंगे पर्णपाती वन भी हम कह सकते हैं। जबकि याद रखेंगे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। यह शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में इसलिए मिलता है क्योंकि दोनों तरफ से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट याद रखेंगे वर्षा को रोक लेता है। इसलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्र में का एक बहुत बड़ा भाग सूखा रह जाता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में इस तरह के वन मिलते हैं जिन्हें शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। ये वन ना तो पतझड़ हो पाते हैं और ना तो ज्यादा हरे भरे हो पाते हैं, इसलिए इन्हें शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं।
और ये वन भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं और ये वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? कहां पे? जबकि डेल्टाई क्षेत्रों में एक विशेष वन मिलते हैं जिन्हें मैग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैग्रोव वन नदी के डेल्टा। कौन डेल्टा? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरबन। कौन डेल्टा? तो सुंदरबन डेल्टा में कौन वन मिलते हैं? मैग्रोव। कौन से? तो मैग्रोव वन किस डेल्टा में? सुंदरबन डेल्टा। कौन डेल्टा? जबकि ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया था कि कुछ हिमालय क्षेत्र के जो कुछ वन हैं उसमें याद रखिएगा कि उसमें कोंधारी वन, टेंगा वन और अल्पाइन वन है। और हिमालय क्षेत्र में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उसमें याद रखेंगे देवदार, चीड़ काफी महत्वपूर्ण है। देवदार और कौन? चीड़। तो देवदार और चीड़ हिमालय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है? कौन कौन? देवदार और बिहार में मिलेगा पतझड़ या मानसूनी। पतझड़ या, जबकि शुष्क व मरुस्थलीय वन राजस्थान। कहां? बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में मैग्रोव वन। कौन? जबकि पश्चिमी घाट में मिलेगा सदाबहार। कौन? कौन? कंफर्म ना? तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ के आशा पे, बात समझ रहे ना, हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक को सहने के लिए आपको जो डोज लेना पड़ेगा वो न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन हम कभी भी मल्टीविटामिन नहीं सजेस्ट करेंगे, हम बोलेंगे घर का न्यूट्रिशन लीजिए, पूरा सागे भात खाइए, हुमच के खाइए, अब फिर हमारे एंटीबायोटिक लीजिए, है ना, फायदा करेगा। एंटीबायोटिक के साथ अगर मल्टीविटामिन डॉक्टर दे रहा है तो आपको बर्बाद कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर बोले कि एकदम यहीं से हो जाएगा, गलत बात। पढ़ना आपको पड़ेगा रूम पर, और भी आपके पास बहुत सारे हैं, रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आपको मल्टीविटामिन, ये तो डिजीज खत्म करेगा, ये बात जान लीजिए, लेकिन इस दवा को और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको और बेहतर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल कहता है भाई कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र मतलब राजस्थान, कौन? हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन मिलते हैं? कटीले और झाड़ीदार। कटीले और कौन? तो अभी मैंने बताया ही था कटीले और झाड़ीदार वन कहां पर मिलते हैं। अब देखिए आ गया, कहता है खजूर, कहता है इफोर्निया, नागफनी जैसी लकड़ियां किस तरह के वन में पाए जाते हैं? कटीले बनिया झाड़ीदार। कटीले बनिया, कटीले बनिया, कटीले बनिया, कंफर्म ना? चलिए यूट्यूब वाले हमारे कमांडोज कमेंट कीजिएगा। कहता है कि गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी किस वनस्पति का उदाहरण है? अल्पाइन। कौन अल्पाइन? तो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र पर जाने के बाद कैसे वनस्पति मिलेंगे? अल्पाइन वन। कैसे वन भाई? कैसे वन? अल्पाइन वन। याद रखिएगा, अल्पाइन वन की अगर बात करेंगे तो ये हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले हिमालय के ऊंचाई के हिसाब से इस वनस्पतियों में अंतर देखा जाता है, और जब हिमालय के हम ऊपर चले जाते हैं तो इन्हें अल्पाइन वन कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पेड़ आते हैं, जैसे देवदार, कौन सा? चीड़, कौन सा? पाइन, कौन सा? बिल्लू, कौन सा? बिल्लू के बाद अस्प्रूस, कौन सा? बताओ भाई, ये सारे वनस्पति अल्पाइन या कोंधारी वन के अंतर्गत आते हैं। अल्पाइन और क्या आते हैं? कोंधारी। अल्पाइन या कोंधारी, अल्पाइन या। अब अल्पाइन वन अगर सीधा पूछेगा किस क्षेत्र में मिलता है? हिमालय। किस क्षेत्र में? तो बताइए हिमालय क्षेत्र में कौन वन मिलता है? कौन? अल्पाइन के अंतर्गत जो है देवदार, कौन? चीड़, कौन? पाइन, बिल्लो, अस्प्रूस, ये सारे प्लांट किस क्षेत्र के हैं?
हिमालय किसके, किसके, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत कौन, पश्चिमी घाट पर्वत में मिलेगा आपका सिनकोना कौन, महोगनी कौन, रबड़ कौन, बेंत कौन, बांस कौन, ये सारे पश्चिमी घाट अर्थात सह्याद्री, पश्चिमी घाट तथा, लेकिन पूछेगा कि हिमाद्री कौन, क्योंकि हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री। पूछेगा हिमाद्री या हिमालय क्षेत्र में पहला कौन, देवदार के बाद चीड़, पाइन, बिल्लो, ये हिमालय या हिमाद्री, हिमालया, हिमालया। तो हिमालय में इस प्रकार के वन और वनस्पति मिलते हैं, जबकि सह्याद्री की बात करेंगे तो उधर अलग मिलता है। इसी प्रकार से आपको बोलेगा कि अरावली रेंज में तो वहां पर शुष्क, याद रखेंगे, कटीले वन मिलते हैं, झाड़िएदार वन मिलते हैं, जबकि आपसे पूछ लेगा कि बिहार वाले क्षेत्र में तो पतझड़ या मानसूनी, पतझड़ या, और बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में मैग्रोव। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, असम के दलदली भाग में पाए जाने वाली एक सींग वाला गेंडा किस वन में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, और इस वन को कहते हैं काजीरंगा। क्या कहते हैं भाई, कौन नेशनल पार्क बताओ भाई, काजीरंगा कौन सा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध कहां से है, आसाम, कहां से, और एक दलदली एरिया है, कैसा एरिया, और ये काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, किसके किनारे, कौन सा, काजीरंगा कौन सा, तो काजीरंगा का संबंध कहां से, आसाम से, कहां से, जबकि आसाम में काजीरंगा के अलावे मानस कौन, कौन, यहीं पर है नामेरी नेशनल पार्क, कौन सा, और यहीं पर है राजीव गांधी ओरंग, कौन सा, राजीव गांधी ओरंग, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहां, कहां बताइए, मानस कहां, आसाम, नामेरी कहां, एक सिंह के लिए गेंडा कहां, 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 तो आसाम में काजीरंगा कौन, मानस, नामेरी, ओरंग, कहां पे, कहां पे, कहां पे, कंफर्म ना, और यहां मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट वन, कौन वन, जिन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन वन, सदाबहार वन, जो सदैव क्या होंगे, हरे भरे, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, याद रखिएगा। भारत में कहता है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में विस्तार कौन है भाई, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, और ये वन सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, कहां भाई, तो मध्य प्रदेश में ही है उष्णकटिबंधीय कौन सा, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय। ये वन ना तो पतझड़ है और ना तो सदा बहार है, इसी में आर्द्र पर्णपाती वन जब आएगा तो वो सदाबहार कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसे शुष्क या उष्ण, शुष्क या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं, और ये वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहां है भाई, सबसे ज्यादा कहां पे, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा की सेंटीमीटर कहां तक हो सकती है, 70 से कितना, 70 से 200, 70 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना, 200, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, कहता है पतझड़ वन के नाम से किस वन को जाना जाता है, बताइए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, लेकिन उष्णकटिबंधीय, इसमें एक चीज जोड़ दीजिएगा, आर्द्र, क्या भाई, तो उष्णकटिबंधीय इसको आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्या कहते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिन्हें पतझड़ वन या मानसूनी वन, पतझड़ वन, और ये वन बिहार में भी मिलते हैं, कहां पे, कहां पे,
वैसे वन जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते का त्याग बसंत के बाद कर देंगे। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के फलस्वरूप ये वन अपने पत्ते का पूर्णतः त्याग करेंगे। इन्हें पतझड़ वन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और इन्हें मानसून के आगमन के फलस्वरूप जब ये हरे भरे हो जाते हैं, इस लेकर इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, ध्यान रखेंगे, मानसून के आगमन के फलस्वरूप ध्यान रखेंगे, जब ये पूरे हरे भरे होंगे तब इन्हें मानसूनी वन कहेंगे। क्या कहेंगे? मानसूनी। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, वैसे वन जो वर्ष में एक बार पत्ते का त्याग करेंगे क्या कहलाएगा? और मानसून के आगमन के बाद जब हरा भरा होगा तो इन्हें मानसूनी वन कहेंगे। क्या कहेंगे? इस वन के अंतर्गत बिहार में आम, महुआ, पीपल, बरगद, शीशम, आम, महुआ, पीपल, बरगद, आम, महुआ, पीपल, बरगद। अभी आप जाएंगे तो लगभग पीपल हो या बरगद हो, शीशम हो या महुआ हो, ये लगभग वर्ष में एक बार पूर्णतः अपने पत्ते का क्या करता है? त्याग। क्या करता है? त्याग इसलिए करता है क्योंकि ध्यान रखेंगे अगला नेक्स्ट 4 मंथ पानी की बहुत क्या होती है? आवश्यकता होती है और कमी होती है। तो इस लेकर ये वन वर्ष में एक बार अपने पत्ते का क्या करते हैं? त्याग, और कहलाते हैं पतझड़। क्या कहलाते हैं? चलिए, कहता है जिस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार के? आर्द्र। अभी मैंने कहा था कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहिए या आर्द्र पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा, आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए, एक आर्द्र होता है और एक आपका शुष्क होता है। आइए इसको पूरा वेरीफाई ही करते हैं, क्योंकि ऐसे लड़का लग रहा होगा और सहज महसूस कर रहा होगा, लेकिन ये असहजता को दूर किया जाए। देख भाई, ध्यान समझो, सबसे पहले समझना है भारत है, ये ठीक है। आइए समझिए, ऑनलाइन वाले, यूट्यूब वाले, सबसे पहले भाई ध्यान दो क्योंकि क्वेश्चन हो रहा था। सबसे पहला है सदाबहार, सदैव हरा भरा रहेगा, सदा बहार वन, जिन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। क्या है? याद रखेंगे मॉनसूनी, कौन सा? मॉनसूनी वन, या इसे पतझड़ वन, या इसे आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, या इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। बात समझ रहे हैं ना? आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बात समझा? तीसरा है शुष्क शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ध्यान देना, एक है आर्द्र जो पतझड़ वन के अंतर्गत आएगा। अब इसको वर्षा, ध्यान दो भाई, इसको वर्षा चाहिए सदाबहार को कितना? इसको चाहिए 100 से कितना? 100 से कितना? 200। इसको चाहिए 70 से या 50 से 100 सेंटीमीटर। क्लियर? और एक भाई देख यहां पे, चौथा ये है शुष्क आपके कटीले वन या मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, ऐसे कह लीजिए कटीले वन या झाड़ी वन कह लीजिए। यहां वर्षा कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम। कितना सेंटीमीटर? बाकी याद रखिएगा, एक आपका होगा, गौर करेंगे यहां पे, पर्वतीय वन। कौन वन बताओ? पर्वतीय वन। आराम से समझिए, पर्वतीय वन में ही आता है कोनधारी। कौन?
ये ऊंचाई के हिसाब से बदल जाता है। ऊंचाई के साथ जैसे जाएगा टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर के बाद ये अपनी गुणवत्ता को बढ़ा लेगा। जिस प्रकार से याद रखेंगे, गांव में कोई लड़का भैंस चराता है और उसको 3 महीना उसको 3 साल के लिए दिल्ली भेज दो, दिल्ली में आराम से वैसे क्लाइमेट में रहेगा। गांव में क्या है, भैंस चराता है, कब खाया कब नहीं खाया उसको कोई पता नहीं, कहीं जाके है ना बीड़ी पी लिया, कहीं पर जाके गांजा पी लिया, 12 बजे खाना खाया, 2 बजे खाना खाया। वही लड़का भाग के चला गया दिल्ली, दिल्ली चल जाने के बाद देखना उसके रूप स्वरूप में बदलाव आ जाएगा। आराम से 8 बजे फैक्ट्री जाएगा, 8 बजे 9 बजे के बीच में खाना खाएगा, फिर ध्यान रखेंगे 12-1 बजे खाएगा, आराम से 2 टाइम, 1 टाइम तो नहाएगा। गांव में तो ऐसा था नहीं, गांव में तो जब मन था तब था। भैंस धोने गया तो पोखरे में नहा लिया, शैम्पू तेम्पू कभी यूज नहीं किया। वही लड़का गांव से भाग के, जब बाप मारा भाग के चला गया दिल्ली, उसके रूप स्वरूप में जो बदलाव आएगा वही ध्यान रखेगा। दिल्ली जैसे ही गया, सुबह शाम 1 टाइम तो कम से कम नहाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, 3 साल फैक्ट्री में रहा, इधर उधर नहीं रहा, अपना आराम से हाइट भी उसका बढ़ गया, खाया पिया मस्त होके। उसके बाद पूरा का पूरा शैम्पू लगाया, फेयर एंड लवली लगाया, दिल्ली में तरह तरह आदमी देख रहा था, है ना। वही लड़का 14 साल का लड़का भागा और वही 17 साल में जब आएगा तो लोग उसको पहचान नहीं पाता है, बोलता है यही है रे सोनुआ है। बात समझा। तो बताइए कि क्लाइमेट के अंतर्गत उसका रूप में बदला हुआ कि नहीं, बदला हुआ ना। मैं बार बार आपको बताया कि महाराष्ट्र का जो अंगूर है बिहार वाले क्लाइमेट में आ जाएगा तो अंगूरी हो जाएगा, है ना। बात समझे। और महाराष्ट्र वाली संतरा बिहार में संतरी हो जाएगी, है ना। बात समझ रहे ना। तो कोई भी क्लाइमेट के हिसाब से वनस्पति का डेवलपमेंट होता है। अब देख भाई ध्यान दो, पर्वतीय वन में कोंधारी वन, कोंधारी वन को कहते हैं टेगा वन। क्या कहते हैं, टेगा वन। और इसी में अल्पाइन, कौन सा, अल्पाइन वन। कौन वन, इसको वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर बैठी जितने भी लड़की महिलाएं हैं, हैरत बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहा है, लड़के हम बोल रहे हैं। यहां पर बैठा है, रोज 1 लीटर आधा लीटर पानी पी रहा है, लेकिन मेरे पागलों इसी में एक बिलमोर था, एक सुनीता विलियम थी, दोनों को अंतरिक्ष में भेज दिया गया। पानी की कोई आवश्यकता है तो कोई वैसा न्यूट्रिशन तो जरूर वो यूज कर रही और कर रहा होगा जिससे कि 286 दिन तक बिना पानी के वो जीवित रह गया, या पानी पी रहा होगा तो उस अथी में पी रहा होगा जिससे कि उसका जीवन बच रहा था। तो वहां पर पानी की कमी हो रही थी, फिर भी वो एडजस्ट था कि नहीं। तो हिमालय के क्षेत्र में वर्षा चाहिए भी और ना भी चाहिए। जैसे अभी के डेट में आप 3-4 लीटर पानी पी लेते हैं मई और जून महीने में, और जनवरी और फरवरी में आपको पता भी नहीं चलता है कब आप पानी पीते हैं। लगता है अच्छा आज पिए कि नहीं पिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता आपके बॉडी को नहीं है। तो कश्मीर और हिमाचल या हिमालय में याद रखेंगे हाइट होने के कारण टेम्परेचर कम होता है, इसलिए कर वनस्पति टेम्परेचर समय में रहता है, तो टेम्परेचर कम रहता है तो उसको पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी वो एब्जॉर्ब करके वो अपने आप को बहुत ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि फसल हो या आदमी हो, आदमी को गर्मी के दिन में पानी ज्यादा चाहिए और फसल को भी, अभी भी जो फसल या पौधा है उसको पानी दिन में 2 बार लोग देते हैं। ठंडा में कोई भी पेड़ पौधा में उतना पानी देता है, लेकिन आप गांव जाएंगे तो अभी बगीचे हो या कोई भी फसल हो उसको हर एक सप्ताह में पानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे ठंडा में पानी नहीं भी चाहिए ना, तो आदमी को उतने, हाँ चाहिए कम मात्रा में। तो वही बात है कि हिमालय क्षेत्र में पौधे को उतने पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो ग्लेशियर से पिघलते रहता है जिससे पानी उसको मिल जाता है, और दूसरी बात वहां ऊपर जाने के बाद ठंडा रहता है जिस कारण पौधे को उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पूरा आप देखिए, समझिए, गौर कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि केरल और पश्चिमी घाट। देखो भाई, केरल और पश्चिमी घाट में और अंडमान निकोबार और आसाम और मेघालय वाले इस एरिया में कैसे वन मिलेंगे, सदाबहार। कैसे वन, अब बताओ, सदाबहार के लिए वर्षा कितना चाहिए था,
200 सेंटीमीटर। कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए था ना। उसके बाद था मानसूनी या पतझड़। मानसूनी या, ये वन उस एरिया में मिल जाएंगे जहां पर वर्षा कितना सेंटीमीटर चाहिए? 100 से कितना? 100 से 100 से। तो इन्हें हम कहते हैं मानसूनी वन। क्या कहते हैं? लेकिन 4 महीना तो इसको पानी पूरा मिल जाता है बरसात के दिन में, और 4 महीना ठंडे में इसको पानी चाहिए नहीं। और 4 महीने के बाद जैसे ही इसका पतझड़ वाला ग्रीष्म ऋतु आता है, अपने पत्ते का त्याग कर देता है। इसलिए कर मानसूनी वन को पतझड़ वन भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में ये पत्ता का त्याग कर देता है। और मानसून जैसे ही आता है तो ये इसमें पत्ता बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए कर इसे मानसूनी वन कहते हैं। और इसी को आर्द्र पर्णपाती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, बरसात के समय में ये खूब हरा भरा रहता है। और जैसे ही, याद रखेंगे कि जैसे ही गर्मी आता है अपने पत्ते का पूर्णतः त्याग करता है, इसलिए कर इसे आर्द्र पर्णपाती वन। कैसे पर्णपाती वन? तो आर्द्र काल, वर्षा ऋतु में ये हरा भरा रहता है, और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होकर गर्मी आता है तो ये अपने पत्ते का त्याग करता है। गांव में देखेगा आम, महुआ, पीपल, बरगद लगभग पत्ते का त्याग कर देते हैं। जबकि एक है शुष्क पर्णपाती वन। कौन पर्णपाती है? ये पर्णपाती वन इस एरिया में ज्यादातर मिलते हैं। अब यहां ज्यादा क्यों मिलता है भाई? कि इस एरिया में गौर कीजिएगा कि दोनों तरफ से पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, ये दोनों कम मात्रा में याद रखेंगे यहां वर्षा होती है। और वो वर्षा का औसत होता है कितना? 70 से 100, 70 से। इस लेकर ये वन ना तो ज्यादा हरे भरे हो पाता है, ना तो ये पतझड़ ही हो पाता है, क्योंकि इस एरिया में उतनी गर्मी नहीं होती है जितना उत्तर भारत में लू चलता है। इस लेकर ध्यान रखिएगा, इस एरिया में जो वन मिलते हैं उन्हें हम शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा यही वन मिलता है, क्योंकि ये वन सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में? जिन्हें शुष्क पर्णपाती वन। कौन पर्णपाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन वन है? शुष्क का मतलब होता है सूखा। शुष्क का मतलब, अब पर्णपाती मतलब हरे भरे तो होंगे ही। तो ये याद रखेंगे, शुष्क हरे भरे जो वन होंगे उन्हें हम शुष्क पर्णपाती वन, जो 70 से कितना? 100। जबकि मरुस्थलीय वन, कौन? ये वन ज्यादातर याद रखेंगे मिलेंगे कहां पे? राजस्थान। कहां पे? वर्षा 50 सेंटीमीटर से क्या होगी? कम। अब वर्षा जब कम होगी तो ऑटोमेटिक है ये पौधे उसी लायक एडजस्ट करेंगे जितना में इनको पानी है। बाकी पानी नहीं रहने के कारण इनको बचे रहना पड़ेगा। इस लेकर ये वन ज्यादा जड़ें निकाल लेती हैं और अपने पत्ते को, याद रखेंगे, ज्यादा ड्राई और कड़ा कर लेती हैं। जैसे कैक्टस और नागफनी, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जिसमें होता क्या है कि उस क्लाइमेट में, उस गर्मी में, कम पानी में भी अपने आप को उस मरुस्थल में बचा सकें। इस लेकर ऐसे वन को याद रखेंगे मरुस्थलीय वन या कंटीले वन कहते हैं। और ये वन के लिए वर्षा कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम। कितना चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम। जबकि पर्वतीय वन, कोंधारी वन, टेंगा वन और अल्पाइन वन, ये वन ज्यादातर मिलते हैं हिमालय में। कहां मिलते हैं? जैसे ही ये पर्वतीय वन हिमालय के ऊपरी एरिया में पहुंचते हैं, ये हो जाते हैं कोंधारी। कभी सोचे हैं कि ये कोंधारी, इसमें एक प्लांट है देवदार। कौन सा? ये वन इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है क्योंकि वहां 4 महीने बर्फबारी होती है। 4 महीने क्या होती है? जिस कारण ये बर्फबारी के कारण इसका आकार, याद रखेंगे, टेंगा या कोंधारी। टेंगा या क्या हो गया? क्योंकि 4 महीने अगर बर्फ होगा और वो पीपल और आम के जैसा रहेगा तो टोटल, याद रखेंगे, टोटल का टोटल बर्फ से वो लद जाएगा और पौधा समाप्त हो जाएगा। इस लेकर ये वन, याद रखेंगे, होता क्या है कि इस तरीके के वन शीत ऋतु के आगमन के फलस्वरूप जब बर्फबारी घाटी में शुरू होगी तो ये वन अपने पत्ते का त्याग कर देता। अपने पत्ते का क्या करता है? क्या कर देगा? और इस पर जैसे ही बर्फ गिरेगा तो केवल सिर्फ डंठल है, और वो भी याद रखेंगे टेंगा और कोंधारी टाइप का है।
इस लेकर बर्फ अगर पत्ता कुछ है भी तो याद रखेंगे बर्फ स्लाइड होकर नीचे गिर जाता है। इस लेकर हिमालय क्षेत्र में ऐसे वन को कोंधारी या टेंगा वन, कोंधारी वन या कोंधारी वन या, और हिमालय के और ऊंचाई जाने के बाद यही वन कहलाता है अल्पाइन वन। कौन? तो पर्वतीय वन कोंधारी वन और टेंगा वन के अंतर्गत याद रखेंगे, और ये सभी मिलाकर हम आप कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र के वन कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत देवदार, चीड़, पाइन और बिल्लो के प्लांट आते हैं। तो देवदार, चीड़, वाइन, बिल्लो और याद रखेंगे स्प्रूस, ये सभी अल्पाइन वन, कोंधारी या टेंगा वन के अंतर्गत आते हैं, जो हिमालय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? जबकि एक है मैग्रोव वन। कौन वन? मैग्रोव वन ज्यादातर मिलते हैं कहां पे? पश्चिम बंगाल। कहां पे? कहां पे? कहां पे? कौन से? मैग्रोव। कौन से? तो बताओ भाई कि मैग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? पश्चिम बंगाल। कहां मिलेंगे? कौन सा? मैग्रोव वन। कौन सा? और ये डेल्टा होगा सुंदरबन का डेल्टा। कौन डेल्टा? तो सुंदरबन के डेल्टा में कौन वन मिलेंगे? मैग्रोव वन। कौन? किस डेल्टा में? सुंदरबन के डेल्टा में कौन वन मिलेंगे? मैग्रोव वन। कौन वन? किस डेल्टा में? किस डेल्टा में? तो सुंदरबन डेल्टा में मिलेंगे कौन से वन भाई? मैग्रोव वन। जबकि याद रखेंगे भारत में सबसे ज्यादा अगर वन मिलेंगे तो शुष्क पर्णपाती वन, जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कहां पे? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वन कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश। कहां पे? कंफर्म ना? तो आज का सेशन आपका
हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, ठीक? छोड़ेंगे नहीं ना ना। चलिए ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिमोट नहीं था क्या? इसमें से अभी जो हम लोग का चलेगा ना, वो टॉपिक है आपका विश्व युद्ध का इतिहास। प्रथम लिखा हुआ है उसमें, विश्व युद्ध का इतिहास ना। तो ये विश्व युद्ध में तो दोनों ना आ जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध भी आ जाएगा और दूसरा भी। और दोनों के बारे में हम लोग चर्चा पहले भी किए थे। तो इसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो रिपीटेड होगा। वो पेन ड्राइव उनको दे दीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो क्या होगा, रिपीटेड होगा। जैसे ये वाला प्रश्न, वर्साय की संधि के बारे में हम चर्चा किए थे। किस महल में हुआ था ये? कब हुआ था ये? कौन से सम्मेलन से जुड़ा हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन। ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, वही क्वेश्चन है, तो रिपीट है, उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कब किया था? 7 मई 1945। ये आप देखिए, दूसरे विश्व युद्ध का क्वेश्चन है। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था कब? 1939 से 45। कितना साल के लिए हुआ था? 6 साल के लिए। जबकि प्रथम विश्व युद्ध कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 1914 से 1918। दो गुट में बट गया था ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जर्मनी के नेतृत्व में कौन? धुरी। और ब्रिटेन के नेतृत्व में कौन? मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। संयुक्त राष्ट्र का क्या हो गया? गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया दूसरा विश्व युद्ध के दौरान। हम क्या बताए थे कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18, ऐसा विश्व युद्ध दोबारा ना हो इसलिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, यही ना? राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था कब? 1939 से 45। और ऐसा युद्ध दोबारा ना हो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, बताए हुए थे ना? तो यही है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी 1939 से 45। इसके परिणामों का उल्लेख करें। क्या क्या परिणाम, रिजल्ट क्या क्या आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हो गया? गठन हो गया। लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र का गठन, द्विध्रुवीय विश्व की स्थापना। दो धुरी में ये बढ़ते चला गया, दो भाग में। जो आज भी उसका युद्ध देखने को मिलता है, अमेरिका वर्सेस रसिया, नहीं मिल रहा है। यूक्रेन का जो मुद्दा है, क्या लगता है वो अभी का मुद्दा है? वो मुद्दा बहुत पहले का है। यूरोप का पुनर्निर्माण, क्योंकि ये सारा युद्ध का केंद्र बिंदु कौन था? यूरोप था। यूरोप का पुनर्निर्माण। जर्मनी का विभाजन, जर्मनी टूट टूट कर विखंडित हो गया। जर्मनी का चांसलर था कौन? हिटलर। हिटलर का जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। और परमाणु हथियारों का क्या हुआ? विकास। ये सारे पॉइंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिले, क्योंकि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका था कौन? लिटिल मैन और फैट बॉय था ना, यही था ना? किस पे बम फेंका था? जापान पे। क्योंकि जापान ने भी पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का एक द्वीप जैसा था, बंदरगाह जैसा, उस पर क्या किया था? अटैक किया था, पता है ना? तो कौन कौन सी घटना घटी? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, द्विध्रुवीय विश्व की स्थापना, यूरोप का पुनर्निर्माण, जर्मनी का विभाजन और परमाणु हथियारों का विकास। परमाणु हथियारों का विकास हो गया। यही टेंशन से, इसी के टेंशन से दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, यूएसए और किसके बीच? रसिया के बीच। रूस और यूएसए के बीच जो तनाव हुआ था ना, ये तनाव होने का कारण क्या था? परमाणु हथियार। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था कौन? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के तरफ से था कौन? रूस। और ब्रिटेन के तरफ से ही था कौन? अमेरिका। तो दोनों एक ही गुट में था कि अलग गुट में? एक ही गुट में था ना। और जापान तो पहले इधर था, लेकिन जापान अब किधर चला गया था? धुरी राष्ट्र में। यानी जापान किसका साथ दे रहा था? जर्मनी का। जापान जर्मनी का ना, इसलिए जापान पहले धोया किसको? रसिया को, क्योंकि इसके साथ था। इसके बाद धोता किसको? सोचा था, लेकिन गलतफहमी में आ गया, क्योंकि बना के रखा था क्या? एटम बम। और जब ये एटम बना के रखा था एटम बम, इसको बताया नहीं था। तो रूस को इस बात का दुख हुआ कि भाई तुम तो मेरा ही दोस्त है ना, दोनों जिगरी दोस्त है, और अब तुम जो भी बना रहे हो हमको कम से कम बता तो देता। इसको बहुत बुरा लगा। किसको? रूस को। तो जब बुरा लगेगा तो दोनों आपस में क्या, दोनों मित्र आपस में एक दूसरे का क्या बन जाएगा? दुश्मन। वही धीरे 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 करते करते ये शस्त्रीकरण का प्रतिस्पर्धा का दौर चलने लगा। किसके पास कितना ज्यादा बाहुबली सब बनना चाहता था।
तो सब अपना दिखा रहा था दमखम कौन कितना है। उस समय भी युद्ध का कारण यही बना था, और हमेशा युद्ध का कारण यही बना था जब कोई शक्ति का प्रदर्शन करता है। तब जब जब शक्ति का प्रदर्शन किया तब तब ये अभी जैसे रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रहा था उसमें भी शक्ति का प्रदर्शन शुरू हो चुका था। अमेरिका साइड से कर रहा था हेल्प किसको, यूक्रेन को, और रूस उधर से तैयार था कि अमेरिका कब उस पर हमला करे, डायरेक्ट आकर हमला करे, ताकि रूस को मौका मिल जाता किस पर हमला करने के लिए, अमेरिका। जैसे ही हमला करता तो अमेरिका के साथ में रहने वाले, जो अमेरिका के साथ में रहने वाले लोग हैं वो किसके साथ हो जाते हैं, अमेरिका के, और रूस के साथ रहने वाले लोग किधर हो जाते हैं। अब जैसे भारत है, भारत क्या करता, तो भारत के साथ रूस और अमेरिका दोनों का संबंध ठीक है। सबसे अच्छा संबंध किसका, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 90% की, किसका साथ देता है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है ये देखकर साथ नहीं देता है, दोस्त है तो साथ देना है। अगर मजबूत देखकर देखेगा तब तो बात अलग हो जाएगा। तो ये फिर दो गुट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही युद्ध अभी है, रूस और यूक्रेन का मुद्दा आज वही है। तो जो अमेरिका था उन्होंने नाटो का स्थापना कर लिया, किसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इनका कहना था कि नाटो के जितने भी देश होंगे उस देश के अगर किसी भी देश पर आक्रमण अगर कोई किया तो समझा जाएगा समस्त नाटो पर आक्रमण किया गया है, और सभी देश मिलकर उसका क्या लेंगे, बदला। तो जिस तरह से ये नाटो का स्थापना हुआ था उसी प्रकार रूस भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था जिसका नाम था WTO। क्या नाम था, WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन या क्या करेगा, वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉइंट जोड़ दीजिए, लिख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और उसी का प्रतिफल है अभी युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब परमाणु हथियार का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया, जब परमाणु हथियार का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया, जब परमाणु हथियार का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब परमाणु हथियार का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया जापान पर, जापान पर, इससे रूस दुखी हो गया, इससे रूस दुखी हो गया। बाद में रूस और अमेरिका, बाद में रूस और अमेरिका दोनों ने अलग अलग एक गुट का निर्माण करा, दोनों ने अलग अलग एक गुट का निर्माण किया। गुट लिख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए, संस्थान लिख लीजिए, गुट का निर्माण किया। अब उसमें पहला नंबर लिखेगा USA यानी अमेरिका, अमेरिका का गुट का नाम नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक बोलते हैं ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट संधि होता है, हो गया। नाटो लिख लीजिए, NATO लिख लीजिए ना, काफी है, नाटो हो गया। अब दूसरा नंबर दीजिए रूस, क्योंकि रूस को पहले USSR बोलते थे, 1991 में उसका क्या हो गया, विभाजन 1991 में हुआ था। तो USSR जो सोवियत संघ कहलाता था वो अलग अलग भागों में क्या हो गया, टूट गया। कब से, 1991 से। और उस समय में भारत में दौर था LPG का, आया था ना LPG, LPG L मतलब लिबराइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, G मतलब ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या क्या बोले। और इस समय में अर्थशास्त्री थे बहुत प्रमुख, कौन, मनमोहन सिंह। और यहाँ के प्रधानमंत्री थे कौन, PV नरसिम्हा राव। कौन थे, PV नरसिम्हा। तो उधर से अमेरिका जो रसिया जो किया था वो लिखिएगा WTO, WTO इसको बोलते हैं वर्साई ट्रीटी, वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और वो था वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका कहना था कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई हमला करेगा समझा जाएगा समस्त WTO पे क्या किया गया, हमला किया गया। ये WTO का मतलब वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर।
वर्ल्ड ट्रेड में देखना पड़ेगा, अभी कोई बदला भी है क्या? ये सब अपडेट देख लीजिएगा ना, जैसे WTO विभिन्न प्रकार का संस्थान है, उसमें कितना कितना देश है वो आपको पता चल जाएगा, उसी में सर्च करिएगा ना आ जाएगा। ये सब हमको भी याद रहता नहीं सर, क्या होता है ना, ये सब कब याद करना होता है, जब एग्जाम देने जाइए ना उससे जस्ट पहले, क्योंकि इसका देश का संख्या क्या होता है, बढ़ता है, कुछ लोग निकलते रहता है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कब किया था? 2 दिसंबर 1945 को। समर्पण करने का कारण पता ही है, क्योंकि हमला हुआ था ना, कितना कितना तारीख को, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 1945। कहां पर? हिरोशिमा। और 9 अगस्त 1945 कहां पर? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो लिख लेना है वहां पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। हिरोशिमा पर आक्रमण 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945, और डैश देके लिखना है हिरोशिमा दिवस, और इधर लिख लेना है नागासाकी दिवस। लिटिल बॉय फैट मैन ना, साइंस में भी आप लोग शायद पढ़े होंगे इसको, एटम वगैरह आता है जहां पर परमाणु, उसमें आप लोग चर्चा किए होंगे। हो गया 2 चैप्टर में। अच्छा ये तारीख, ये जो दिसंबर है, हाँ इसको सितंबर कर लीजिए, सही बोले 2 सितंबर, ठीक ठीक 2 सितंबर कर लीजिए। 2 सितंबर 1945। 1912 में जर्मनी ने कौन सा जहाज बनाया था? बहुत फेमस जहाज है, आप लोग को जानते हैं। कौन सा जहाज? टाइटैनिक भी बनाया था। 1912 में ही बना था कौन? टाइटैनिक। लिखिए 1912 में, कुछ पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए। 1912 में बनाए गए प्रमुख जहाज, देखिए जर्मनी के द्वारा जो जहाज बनाया गया था 1912 में, इसका साक्ष्य थोड़ा कम मिलता है, एससीईआरटी में लिखा है नाम उसका, है ना, लेकिन जो 1912 में बनाया गया था, जो टाइटैनिक बोल रहे हैं ना, वो जर्मनी के द्वारा नहीं बनाया गया था। वो किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। क्या पॉइंट क्या लिखे आप? 1912 में बनाया गया प्रमुख जहाज ब्रिटिश, में पॉइंट को जोड़ दीजिए, ब्रिटिश कंपनी हॉलैंड एंड वोल्फ, हॉलैंड एंड वोल्फ, हॉलैंड एंड वोल्फ, ब्रिटिश कंपनी हॉलैंड एंड वोल्फ के द्वारा RMS टाइटैनिक, RMS टाइटैनिक जहाज, RMS टाइटैनिक, RMS नहीं भी लिखेगा चलेगा, टाइटैनिक से सब लोग परिचित हैं, चीज परिचित हैं। टाइटैनिक जहाज बनाया था। कैसे टूटा था ये? बर्फ से टकराकर। पहला यात्रा, दूसरा यात्रा, तीसरा यात्रा, किस यात्रा में? पहला यात्रा में। तो लिख लीजिएगा यह जहाज पहली यात्रा के दौरान ही, कितना अभागा लोग होगा जो उसमें बैठा होगा, नहीं? जैसे आप लोग को अभी कोई बड़ा सा जहाज बना दे, बहुत बड़ा, अब बोलेगा कितने लोग बैठेगा, सब लोग खुश होकर चल जाइएगा कि नहीं? अब फ्री में बैठा दे तो और मजा है, अब वो जहाज जाके कहीं पर डूब जाए कितना बुरा हाल होगा, नहीं? पहली यात्रा कर रहा था, सोचिए सब लोग पैसा जमा करके सब पहुंचा कि चलो भाई टाइटैनिक में चलेंगे परिवार विवार सबके साथ, उस जहाज का बुरा हाल हो गया। तो लिखिएगा क्या लिखे? यह जहाज हिमखंडों से, यह जहाज लिखे ना, एक आदमी बोलिए ना। यह जहाज पहली यात्रा के दौरान हिमखंडों से टकराकर, हिमखंडों से टकराकर, हिमखंडों से टकराकर डूब गया था। तारीख लिख लीजिए 14 अप्रैल 1912।
14 अप्रैल 1912। इसमें जर्मनी का कोई हाथ नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, या कारण कर दीजिएगा, तत्कालिक कारण क्या था? बोलिए, ये तो पहले भी जानते हैं आप लोग। जो आर्चड्यूक जॉर्ज फर्डिनेंड थे, फर्डिनेंड की हत्या। मतलब क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे कौन? फर्डिनेंड। और ये फर्डिनेंड का क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। तो लिख लीजिएगा पॉइंट, यहां से लिखिएगा। टूट गया क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का कौन सा? जर्मनी वाला का, जर्मनी का जहाज का, उसको काट दीजिएगा। उसका मेरे पास वैसा कोई रिकॉर्ड वैसा जर्मनी के जहाज के संदर्भ में नहीं है कि 1912 में कोई जहाज बनाया था। उसको काट दीजिएगा उसको। हाँ, उसमें दिया हुआ है, कोई नाम दिया हुआ है, लेकिन वो डेटा हमको कहीं मिला नहीं। हाँ, उसको काट दीजिए, क्वेश्चन को ही काट दीजिए। अगर कोई जहाज का पता चलेगा जर्मनी का तो हम फिर बता देंगे, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? फर्डिनेंड की हत्या। इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या। लेकिन लिखिएगा क्या? लिखिएगा ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी, ताकि एक दो प्रश्न और बन जाए आपका। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। जब ऑस्ट्रिया रहेगा हमेशा वो हंगेरिया साथ में रहता है, एक ही देश जैसा उसको काउंट होता है। ऑस्ट्रो हंगेरिया बोलते हैं उसको। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी, हाँ, वो जो इसमें दिया है एससीईआरटी में, एससीईआरटी में, हाँ, वो हमारे पास भी था, लेकिन उसका डेटा और कहीं उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको हम रोक दिए हैं अभी। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी, इसका नाम क्या है? फर्डिनेंड, जॉर्ज फर्डिनेंड। लिख लीजिएगा, जॉर्ज, लिखा हुआ तो है ही वहां, जॉर्ज फर्डिनेंड। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या, जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या। यही इसका क्या कारण था? किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। यह हत्या, अगला पॉइंट लिखेगा, 28 जून 1914 को, यह हत्या 28 जून 1914 को, 1914 को, यह हत्या 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी, कहां? सेराजेवो या साराजेवो, वही है, बोस्निया की राजधानी साराजेवो, बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हुई थी। बोस्निया की राजधानी साराजेवो, बोस्निया की राजधानी कहाँ है? साराजेवो में उसकी हत्या कर दी गई थी। इसका ऑस्ट्रिया हंगरी राजकुमार का, जिसका नाम था जॉर्ज फर्डिनेंड। इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, और यही कारण बना किसका? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। तो लिखिएगा, जगह है, लिखिए, इस युद्ध ने, इस युद्ध के सॉरी इस हत्या के बाद, इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरिया ने, इस युद्ध के हत्या के बाद, बार बार युद्ध दिमाग में आ जा रहा है, इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरिया ने, हंगरी, तबीयत खराब ना है, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, और यही बन गया आपका प्रथम विश्व युद्ध का कारण। एक आक्रमण किया तो बाद बाकी उस पर शुरू हो जाता है, सब पार्टी अपना कर लेता है। जैसे आप लोग में भी दोस्त होगा, एक कोई अपना जिगरी कोई दोस्त को मारा तो देखिएगा सब दोस्त लोग उसको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं कि नहीं? अब मारने के लिए आते हैं तो सब दोस्त लोग मारने के लिए आ जाते हैं कि नहीं? मार 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 उसको, नहीं बोलते हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या। क्या कारण था? आप बोलिए तो, क्या कारण था? हाँ, तो प्रथम युद्ध जो हुआ था विश्व युद्ध का 1914 से, इसका तत्कालिक कारण क्या था? जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या। ये जॉर्ज फर्डिनेंड कहां का उत्तराधिकारी था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन उसी को कहते हैं, साम्राज्य का उत्तराधिकारी। ऑस्ट्रो हंगरी उसी को कहते हैं। तो ऑस्ट्रो हंगरी का उत्तराधिकारी था कौन? जॉर्ज। उसकी हत्या कहां हुई थी? बोस्निया की राजधानी कहां? हत्या कहां हुई? हत्या कहां हुई? हत्या कहां हुई?
हत्या कहाँ हुई? और वो जो डेट था, डेट क्या था? 28 जून 1900, 28 जून 1900, 28 जून 1900। किसकी हत्या हुई? किसकी हत्या हुई? किसकी हत्या हुई? किसकी हत्या हुई? जॉर्ज फर्डिनेंड कहाँ का उत्तराधिकारी था? ऑस्ट्रो हंगरी ना, ऑस्ट्रो हंगरी। और ये कब हुआ था हत्या? कब हुआ था हत्या? 28 जून 1900। यही बना प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। अब बिना देखे बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण किसकी हत्या था? जॉर्ज फर्डिनेंड कहाँ के उत्तराधिकारी थे? उनकी हत्या किस डेट में हुई थी? उनकी हत्या किस स्थान पे हुआ था? और वो स्थान किसकी राजधानी है? बोस्निया की। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18। जानते ही हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। त्रिगुट, जिसको ट्रिपल अलायंस कहते हैं, त्रिगुट, ये भी इंपोर्टेंट है। त्रिगुट की स्थापना कब किया गया था? 1882 में, 1882 में त्रिगुट बन गया था। त्रिगुट मतलब कितना लोग होगा? 3। तो ये ट्रिपल अलायंस जो था, कभी कभी क्या करता है ना, ये त्रिगुट की जगह आपको ऐसे ही दे देगा, ट्रिपल अलायंस। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऐसे लिख देगा, ट्रिपल में इंग्लिश में लिख देगा ट्रिपल अलायंस, और हिंदी में लिख देगा क्या? त्रिगुट। त्रिगुट नहीं, ये ट्रिपल अलायंस। नहीं समझे? हिंदी में लिखेगा ट्रिपल अलायंस ऐसे, और इंग्लिश वाले प्रश्न में लगा ट्रिपल को ट्रिपल कर देगा, ट्रिपल अलायंस समझते रहिए। ये त्रिगुट शब्द का प्रयोग वो नहीं करेगा एग्जाम में, अब समझना है वही है। त्रिगुट मतलब क्या हो गया? ट्रिपल अलायंस। इसमें कितने देश की भूमिका होगी? ये कब हुआ था? क्या था ट्रिपल अलायंस, उसके बारे में चर्चा। त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस में जर्मनी था, ये धुरी राष्ट्र की मित्र राष्ट्र। ऑस्ट्रिया हंगरी था, वही जिसको ऑस्ट्रो हंगरी कर रहे थे वही है, जिसका उत्तराधिकारी था कौन? जॉर्ज फर्डिनेंड। जिसके लिए युद्ध हुआ था कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। और साथ में कौन था? इटली। कौन था? इटली। जब देखिएगा ये वाला महादेश में आपका ये जो है यूरोप, यूरोप के पास यहाँ पर एक प्रायद्वीप जैसा बना हुआ है, कौन? इटली। कौन बना हुआ है? इटली। तो ये इसमें कौन कौन 3 देश शामिल थे? एक था जर्मनी, एक था ऑस्ट्रो हंगरी, और एक इटली। क्या क्या बोले? क्या क्या बोले? और ये कब बना था? क्या बना था? ट्रिपल अलायंस। क्या बना था? त्रिकूट मतलब कितने लोगों का? उसमें जर्मनी था, जापान था, जापान था, इटली था, इटली, इटली, जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी था। कितने देश? 3 देश। अमेरिका नहीं था, जापान था ना? हाँ बोलते हैं, जापान था, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगरी, यानी ये तीनों से मिलकर बना ट्रिपल अलायंस। कब बना? ये ट्रिपल अलायंस एक गुप्त समझौता था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध तक नवीनीकृत किया गया था, मतलब उसको मॉडिफाइड किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध तक उद्देश्य क्या था? यह एक रक्षात्मक समझौता के रूप में काम कर रहा था, जिसमें प्रत्येक देश को दूसरे पे हमला होने पर क्या करने का वादा करना है? मदद। मतलब 3 दोस्त है, मान लीजिए ये लोग तीनों देश हैं, एक का नाम है जर्मनी, क्या नाम है? एक ऑस्ट्रो हंगरी, कौन है? और एक है कौन? इटली। अब ये तीनों ट्रिपल अलायंस बना लिया कि देख भाई वाह, अगर कोई भी हम पर हमला करेगा ना तो तुम लोग हमारा क्या देना? साथ देना। तो इटली पे कोई आक्रमण कर दिया तो ये दोनों इसके साथ देगा कि नहीं? जरूरी नहीं है, भाग भी सकता है, भागेगा तो फिर घटना घटेगा। तो ट्रिपल अलायंस में कितने देश? कौन कौन? और ये जो गुप्त ये बना था अलायंस, ये कब बना था? और इसका पर्पस यही था कि दूसरा देश अगर उस पर हमला करता है तो तीनों लोग मिलकर उस पर क्या करेगा? हमला करेगा। क्लियर है? बाद में क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में इटली ने एंटेट के साथ युद्ध में प्रवेश किया। मतलब जैसे ही वो इटली का प्रवेश हुआ, जो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी के क्या था? खिलाफ। मतलब कौन प्रवेश किया? इटली। किसके खिलाफ? तो ये अच्छा किया कि खराब? मतलब ये 3 दोस्त का अलायंस था, तीनों पार्टनर बना लिया कि अगर हमको कोई पीटेगा तो तुम लोग आके हमको बचा लेना, है ना? बोलते ही नहीं है। और एक इसी दोनों के खिलाफ अगर काम करने लगेगा तो ये ट्रिपल अलायंस काम किया? इसमें कुछ लिखे हैं? नहीं लिखे। ट्रिपल अलायंस में 3 देश का ऐसे लिखिएगा, देखिए कॉपी में ऐसे बनना चाहिए आपका, ये
त्रिभुजाकाल ट्रायंगुलर शेप में बना लीजिए, इस तरह करके बनाइएगा, जल्दी याद होगा सर। और यहां लिख लीजिएगा ट्रिपल अलायंस, त्रिगुट बीच में, त्रिगुट। एक तरफ लिख लीजिएगा इटली, एक तरफ लिख लीजिएगा जर्मनी, और एक तरफ लिखिएगा ऑस्ट्रिया हंगरी या ऑस्ट्रो हंगरी। और अगर बीच में जगह हो तो यहां पर दे देना 1882, और जबरदस्त हो जाएगा। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी 1882, 1882। लिखिए, इस गुट का उद्देश्य, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि त्रिगुट का उद्देश्य क्या था। इस गुट का उद्देश्य अभी तो आपको समझ में आ गया, बाद में फिर कॉपी देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब भूल गए तो याद आ जाएगा। देखिए, इस गुट का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक देश एक दूसरे को हमले के वक्त, प्रत्येक देश एक दूसरे को हमले के वक्त मदद करेगा, हमले के बाद मदद करेगा। प्रत्येक देश एक दूसरे को हमले के बाद मदद करेगा, अर्थात यह एक रक्षात्मक समझौता था, यह एक रक्षात्मक समझौता था, डिफेंस किया हुआ था, रक्षात्मक समझौता था। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिगुट। त्रिगुट को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल अलायंस। इसमें किसका किसका भूमिका था? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। कब हुआ था ट्रिपल अलायंस? 1882। इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? हमले से बचना, यानी अगर कोई भी देश उस पर हमला करता है तो वो एक दूसरे का मदद करके उस पर हमला करेगा या उसको बचाएगा, यही ना। अर्थात यह एक प्रकार का क्या था? रक्षात्मक समझौता था। अब बिना देखे बताइए, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़े उसका हेडिंग क्या था? ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस, उसी को क्या बोल दिए? त्रिगुट। और ये ट्रिपल अलायंस कितने लोगों के बीच? कौन कौन? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था। कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? रक्षात्मक समझौता, मतलब कि एक दूसरे का क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसी को इतिहास में कहा गया ट्रिपल अलायंस, यानी त्रिगुट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? 1 सितंबर 1939। और कब तक हुआ था? 1 सितंबर 19। हटा देना इसको। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। वही बोले कि अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का, एक दूसरे को जीत कर आगे बढ़ने का वो होड़ जो था, वो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो था, वही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी का मतलब होता है अपने क्षेत्र को क्या करना? बढ़ाना। जैसे ब्रिटेन इसमें बहुत अव्वल था, अपना उपनिवेश, अपना कॉलोनीज वगैरह बनाया जा रहा था, उसमें एक शामिल था अमेरिका भी। अमेरिका को भी अपना कॉलोनी बना के रखा था। कौन? ब्रिटेन। पता है ना? अमेरिका गुलाम था किसका? जर्मनी ने किस साम्राज्य पर नियंत्रण करना चाहा था? तुर्की। तुर्की का हालत तो खराब कर दिया था ब्रिटेन, सेब्रेस की संधि के द्वारा 1920 ना। सेब्रेस की संधि याद है? कौन सी संधि है? सेब्रेस की संधि। 1920 के दशक में सेब्रेस की संधि हुई थी, जिसके तहत ब्रिटेन जो है सारे क्षेत्र को अपना लिया था। किसका? तुर्की का। तुर्की को कहते हैं हम लोग इतिहास में यूरोप का मरीज। मरीज मतलब कौन? रोगी, पेशेंट है वो। किसका? यूरोप का। पूरा चूस चूस के खत्म कर दिया। किसको? तुर्की को। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोप में तो सब आ जाएगा ना, ब्रिटेन। और एक संधि थी, कौन सी संधि? सेब्रेस की संधि के द्वारा उसका हालत क्या था? खराब था। मैक्सिमम पार्ट जो है वो टुकड़ों में क्या कर दिया? बांट दिया। वही हाल हो रहा है किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन पार्ट है किसका? रूस का। रूस का ही ना छोटा भाई है, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट करवा रहा है कौन? अमेरिका। अमेरिका ही ना करवा रहा है। कितना खूबसूरत शहर था यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। तो जर्मनी ने किस साम्राज्य पर नियंत्रण करना चाहा? यही तुर्की का था, मुस्तफा कमाल पाशा। याद है? ये इस्लामिक कंट्री है तुर्की, टर्की भी इसको बोलते हैं।
और इसी में यहीं पर हुआ था आप लोग का एक खिलाफत आंदोलन, पढ़े होंगे 1919 से 1924 एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम क्या था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, इसका डेट था 1919 से 1924 तक, कहीं कहीं पर 22 भी देता है, लेकिन 1924 इसलिए क्योंकि 1924 में खलीफा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। खलीफा मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जो अब पैगंबर जो थे ना, पैगंबर मोहम्मद के बाद जितने भी लोग उस प्रशासन को संचालित कर रहे थे उसको क्या नाम दिया गया था, खलीफा नाम दिया गया था। तो यहां पर क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का तिरछा नजर था किसके ऊपर, तुर्की के ऊपर, यही था ना। और ब्रिटेन चाहता था कि हम अपना साम्राज्य को क्या करें, विस्तार करें, और इसी विस्तार के तहत तुर्की को भी बोला कि तुम हमको क्या करो, मदद करो। ये चीज हम लोगों से भी बोला था, कौन, ब्रिटेन, कि हम लोगों को क्या करो, मदद करो। हम लोग मदद किए कि नहीं किए, मदद किए कि नहीं। हम लोगों का जो मुख्य नेता था वो नेता कौन, महात्मा, जो राष्ट्र के सबसे बड़े नेता थे कौन, तभी ना उनके ऊपर एक लगा था, क्या बोला गया था, भर्ती करने वाला सर्जेंट। वो लोग चाहते थे कि ये उपनिवेश जो है या जो भी है हमारे साथ फौज क्या हो, बढ़ करे। तुर्की ये मदद देने से मना कर दिया था, बोला हम मदद आपको नहीं दे सकते। तब ब्रिटेन बोला तुमको नेस्तानाबूद कर देंगे, मतलब इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तो तुर्की तो इस्लामिक कंट्री है ना, उसके याका को अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो जहां जहां मुसलमान भाई रहेंगे उनको अच्छा लगेगा कि बुरा। तो भारत में मुसलमान भाई था कि नहीं, था ना। इस चीज का बहुत अच्छा फायदा उठाए कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए थे भारत, तो भारत के सारे हिंदू को लगता था कि महात्मा गांधी हमारा ही है, ऐसा सोच था किसका, मुसलमान भाई का। ये हिंदुओं का नेता है कौन, महात्मा गांधी, मुसलमानों भाई को नेता वो नहीं है। यानी मुसलमानों का जो विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए वो विश्वास उनके पास नहीं था। इस विश्वास को अर्जित करने का काम किए कौन, महात्मा गांधी। कैसे, उन्होंने खलीफा, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, उस खिलाफत के प्रश्न को अपने प्रश्न में जोड़ दिए, और जोड़कर सबसे बड़ा आंदोलन, या फिर ऐसा बोले एक ऐसा आंदोलन जो पहली बार हिंदू और मुस्लिम मिलकर काम किया था, जिसे इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। कौन सा आंदोलन सर, असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1900 किसके प्रश्न को मिलाए थे, खिलाफत के प्रश्न को। किसके प्रश्न को, तो खिलाफत के प्रश्न को मिलाकर अपने प्रश्न में इन्होंने एक आंदोलन का नींव रखा था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, किसके प्रश्न को मिलाए थे। तो जब यहाँ के मुसलमानों से पूछा गया कि भाई तुम्हारा दुश्मन कौन, तो पहला नाम कौन आया, कौन आया, क्योंकि इसके इससे खफा था यहाँ, तो ये मुसलमान भाई इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तुर्की से जुड़े हुए हैं ना। तो इसको यानी ब्रिटेन का दुश्मन कौन, यानी भारत में रहने, यहाँ तुर्की का मुसलमान का दुश्मन कौन, और भारत में रहने वाले मुसलमान का भी दुश्मन कौन, और भारत में रहने वाले मुसलमान का दोस्त कौन। तो दोस्त दो दुश्मन दुश्मन वाला गोधा गोधी चल रहा है। तो यहाँ का दुश्मन, जब महात्मा गांधी इनसे पूछे तुम्हारा दुश्मन कौन, तो कौन, और महात्मा गांधी बोले मेरा भी दुश्मन कौन। जब तेरा भी दुश्मन वो, मेरा भी दुश्मन वो, तो दोनों मिलके वो को हटा दें, तो दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, फरिया लिया किससे, ब्रिटेन से। ये पहला आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन, जिसमें हिंदू मुस्लिम लोग बड़े पैमाने पर भाग लिए थे। तो 1-2 पॉइंट उसमें जोड़ने जगह है तो कहीं पर लिख लिया। हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। 1-2 लाइन लिख लीजिए ना, या छोड़ ही दें, अच्छा लिख लीजिए, 1-2 लाइन लिख लीजिए। पहले तो खिलाफत आंदोलन लिख लीजिए, 1919 से 1924 तुर्की का है, 1919 से 1924, क्योंकि खलीफा शब्द को समाप्त किया गया था कब, 1924 में। हो सकता है कि खलीफा को खत्म किया गया था कब, 1924 में। तो 1919 से 1924, 1919 से 1924। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि खिलाफत के प्रश्न को मिलाकर महात्मा गांधी ने, खिलाफत के प्रश्न को अपने प्रश्न में मिलाकर, खिलाफत के प्रश्न को अपने प्रश्न में मिलाकर महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की।
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। एक तरफ असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है और इसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? और जब चौरी चौरा कांड होता है 1900, उस दौरान इस आंदोलन को क्या किया जाता है? वापस। और महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट रहता है कि ये हमारी हिमालय जैसी भूल थी, मतलब ऐसा हमको करना ही नहीं चाहिए था, तुम लोग के लिए असहयोग आंदोलन लगाना ही नहीं चाहिए था, लगा दिए, गलती हो गई क्योंकि तुम लोग मारपीट। अच्छा, एक क्वेश्चन बता दीजिए कि वो जो चौरी चौरा घटना घटा था जिसमें थाने में आग लगा दी गई थी, उस दौरान असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे जुलूस का, वो जुलूस के नेता कौन थे? पिछले बार सबसे पहले पूछे थे तो बहुत कम लोग बोले थे, दूसरे बार फिर थोड़ा रुक कर बोले थे, और फिर तीसरा बार अभी पूछ रहे हैं तो अभी सब लोग अच्छा से बोल रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ छूटा हुआ है। अगले बार हमको पूरा उम्मीद है कि फिर पूछेंगे तो सब लोग बोलेंगे। भगवान अहीर, बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना किसकी थी? जर्मनी की थी। किसकी थी? जर्मनी की। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसा है ये, बर्लिन से बगदाद। हमारे यहां तो रेलवे चल गया कब? मुंबई से कहां? कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके नेतृत्व में? डलहौजी। रूस जापान के युद्ध में किसकी विजय हुई? 1904-5 के दशक में धो दिया था किसको? रूस को। कौन? इसका शक्ति इस तरह से बढ़ रहा था कि सब देश क्या था? परेशान था कि ये छोटा सा जापान दिखने वाला पहले आक्रमण करेगा भारत पर भी। भारत भी ना है, भारत थोड़े उसका दुश्मन था, लेकिन भारत में रहने वाला ब्रिटिश उसका दुश्मन था। किसका? जापान। नहीं बोलते हैं दुखते और क्या बोलते हैं, दर्द वाला कोई रहता है तो उस पर नमक छिड़कना, क्या डायलॉग है? कुछ डायलॉग है, जले पे नमक छिड़कना। वही हाल था किसका? जापान का। जापान तो पहले उसी के पार्टी में था ना, जापान के साथ अन्याय किया जिसके कारण जापान उसको छोड़कर चला गया दूसरे टीम में। अब जब दूसरे टीम में जाएगा तो खूंखार बन गया है। कौन? वो अपना शक्ति का एहसास दिखाएगा उसको कि देखो हमारे पास क्या था जो तुम हमको खो दिया, और वो जहां जहां उसका उपनिवेश रहेगा वहां वहां उसको पराजित करने का प्रयास करेगा। आप सोचिए कि उस समय के दौर में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश हुआ करता था। कौन? रूस। रूस को पराजित कर दिया कौन? यहां से टकटकी निगाहों से देख रहा है कौन? अमेरिका। क्या करें हम? ब्रिटेन का सपोर्ट करें या फिर जापान का सपोर्ट करें? मित्र राष्ट्र की तरफ जाएं या धुरी राष्ट्र की तरफ जाएं? कभी कभी कुछ चीज आपके बस में जो होना है वो हो जाता है, मानते हैं ना इस बात को? कुछ कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती है। तो अमेरिका को हमला करना था और जापान को भी अमेरिका पे हमला करना था, किया, अमेरिका धो दिया उसको, कहानी खत्म। अगर नहीं होता तो शायद आज हम लोग के पास ब्रिटिश के बजाय हम लोग किसके गुलाम होते? अभी हम जापान में बोल रहे होंगे चिंग चोंग चिड़िंग चोंग चिंग चोंग इस तरह करके। फ्रांस और जर्मनी अपनी राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत सैनिक तैयारियों में खर्च कर रहे हैं? 85%। राष्ट्रीय आय समझते हैं क्या? राष्ट्रीय आय तो लिख दिया है, लेकिन राष्ट्रीय आय मतलब क्या? देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं ना। प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो राष्ट्रीय आय जितना बढ़ेगा प्रति व्यक्ति आय उतना ही, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेशनल इनकम। नहीं, ये जितना बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा, ये जितना घटेगा उतना, और पर कैपिटा इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा संभावना है नॉर्मल केस में। तो खैर ये सब इकोनॉमिक्स का चीज है। तो राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत? 50%। अगर राष्ट्रीय आय का यानी इसका मैक्सिमम पार्ट खर्च कर रहा है तो इसका मतलब इसका संबंध किससे है? प्रति व्यक्ति आय। हर व्यक्ति का आय से कमी होगा कि बढ़ेगा? फिर से क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय का संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय जितना बढ़ेगा राष्ट्रीय आय भी उतना, प्रति व्यक्ति आय जितना घटेगा राष्ट्रीय आय भी, राष्ट्रीय आय जितना बढ़ेगा उतना प्रति व्यक्ति आय
और पर राष्ट्रीय आय जितना घटेगा उतना प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी का राष्ट्रीय आय जो बोल रहा है देश का राष्ट्रीय आय है उसका 85% खर्चा कर दे रहा है, कितना परसेंट, मतलब लगभग कितना परसेंट इसका खर्चा कर दे रहा है, 85%। इसी से ना बन रहा है ये। जैसे अभी आप लोग कितना रुपया कमाते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, कितना करोड़, 1 करोड़, एक कुछ भी नहीं, एक दिन में कितना करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, एक दिन में 1 करोड़, तो 30 दिन में। तो ये सभी करोड़पतियों का रूम हुआ कि नहीं। कोई भी बोलेगा कहाँ का कौन सा क्लास हो रहा है, करोड़पति वाला क्लास हो रहा है, बोलेगा ना। अब मान लीजिए कोई भिखारी है, तो आप लोग सब लोग कौन है, भिखारी हैं, तो नहीं बोलेगा भिखारियों का रूम है। तो हर एक व्यक्ति का अगर पैसा बढ़ गया तो पूरा क्लास का पैसा क्या हो जाएगा, यानी पूरे देश का पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय के क्या होता है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए आगे। त्रिकूट में कौन से देश शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए अभी ये भूलने लगे आप लोग। चलिए, त्रिदेशीय संधि में कौन से देश, अब देखिए वो त्रिगुट था, ट्रिपल अलायंस, यह त्रिदेशीय संधि, वो त्रिगुट था, ध्यान दीजिएगा, फंसाएगा क्वेश्चन ये। अभी देखिए, अभी जो स्टूडेंट त्रिगुट पढ़ा होगा उसके दिमाग में चलेगा इटली, चलेगा कि नहीं, जर्मनी चलेगा कि नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी चलेगा कि नहीं। तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेगा त्रिदेशीय संधि, तुरंत बोलेगा अरे सर तो पढ़ाए हैं, है ना, वही होगा, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। पहला ऑप्शन वही देगा, लेकिन आंसर सही कि गलत, ये है त्रिदेशीय संधि। अभी इंटेंट करके आया था एक शब्द, वही है ट्रिपल इंटेंट। अभी एक शब्द आया था ट्रिपल इंटेंट, इसमें कौन कौन है, फ्रांस, कौन है, रूस, कौन है, ब्रिटेन। वो ट्रिपल अलायंस था, और ये ट्रिपल क्या है, इंटेंट है, इसको एंटेंट बोलते हैं, एंटेंट, एंटेंट क्या बोलते हैं, एंटेंट। ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटेंट, तो वो पढ़े थे कौन, ट्रिपल अलायंस, ये पढ़ रहे हैं कौन, ट्रिपल एंटेंट। वो था त्रिगुट, क्या था, और यह त्रिदेश, क्या है, त्रिदेश। इसमें फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, दिख रहा है। ये लगभग लगभग वैसा देश है जो मित्र राष्ट्र की धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र ना, उधर वाला जो देश था वो नहीं। तो यहां पर कौन दिख रहा है, फ्रांस, कौन दिख रहा है, रूस, कौन दिख रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि त्रिगुट में वहां जर्मनी था, बोलिए, और यहां पर है कौन, दोनों दोनों बॉस को ले आए एक तरफ, कैप्टन को दोनों ले आए, और ब्रिटेन के साथ जुड़ा है कौन, और रूस के साथ जुड़ा है कौन, फ्रांस। तो आप फ्रांस किसका हिस्सा है, ट्रिपल अलायंस का या ट्रिपल एंटेंट का, किसका, किसका। और अगर आपसे पूछेगा रूस, सोच के बोलिए, फ्रांस, जर्मनी, ट्रिपल अलायंस। बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा हड़बड़ी में, लेकिन सोच के बोलिए, दो ही गुट पढ़े, एक ट्रिपल अलायंस और एक ट्रिपल एंटेंट। ट्रिपल, आप लोग बोलते नहीं इसलिए सीख नहीं पाते, बोलिए फिर से इसको, एंटेंट, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। यही आपको परेशान कर रहा है, ट्रिपल तक आते हैं फिर भूल जाते हैं क्या था। तो एंटेंट, क्या बोले, क्या बोले, आप दिमाग में सोचिएगा, जरा सोचिएगा। हाँ बोलिए, रूस। आप ट्रिपल नहीं भी बोलेगा तो समझ में, एंटेंट या अलायंस, इसमें बोलना है। रूस, इटली, अलायंस, फ्रांस, फ्रांस, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑस्ट्रो हंगरी, रसिया, एंटेंट, कंफर्म। तो फ्रांस कहां, ब्रिटेन कहां, रूस कहां, जर्मनी कहां, ऑस्ट्रो हंगरी कहां, और उसका एक पार्ट कौन था, मतलब क्लियर है। तो त्रिगुट और त्रिदेशीय संधि दोनों एक की अलग, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट एक की अलग। तो रूस किसका पार्ट था, फ्रांस किसका पार्ट था, ब्रिटेन किसका पार्ट था, जर्मनी किसका पार्ट था, किसका, ऑस्ट्रो हंगरी किसका पार्ट था, किसका, इटली किसका पार्ट था। क्लियर है, पक्का। तो देखिए लिख लीजिएगा, इसका लिख लीजिए, त्रिदेशीय संधि, ट्रिपल एंटेंट,
ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। उसी तरह बनाना है मैप, ऐसे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। अब ये लोग जो बनाया, उधर वाले दूसरा गुट का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा था, जर्मनी का प्रभाव ज्यादा, इटली का प्रभाव ज्यादा, ऑस्ट्रो हंगरी का प्रभाव ज्यादा, त्रिगुट है ना। तब इधर से ब्रिटेन वाला भी बना लिया क्या, ट्रिपल एंटेंट। बोला उसके प्रभाव को क्या करना है, कम करना है। नहीं, जैसे मान लीजिए, नहीं छोड़िए, एग्जाम्पल एक खतरनाक वाला था, किसी को बुरा भी लग सकता है, आप लोग को बुरा नहीं लगेगा, किसी कोचिंग के लिए हम बोल रहे थे, कोचिंग को लेकर एग्जाम्पल। नहीं नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं देना है कमेंट, गड़बड़ा जाएगा फिर। अपने आप को पे नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ा चीज होता है। नहीं, माइक ऑफ करके बोल रहे हैं, इतना भी खराब नहीं बोल रहे थे। चलिए, त्रिदेशीय संधि लिख लिए, और ये लिखे ट्रिपल एंटेंट, लिखे ट्रिपल एंटेंट। क्या बोले हम, हमको पता है ये बोलने में आपको तकलीफ है थोड़ा सा, वो फ्रीक्वेंसी के साथ आप बोल नहीं पा रहे हैं, और फिर 5 दिन के बाद यही भूलिएगा आप। वो ट्रिपल अलायंस याद रहेगा, लेकिन ये भूल जाएगा। आपको देश भी याद रहेगा, 3 लोग था ये भी याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, भूलिएगा क्या। आप विश्वास करिए, 1 सप्ताह बाद हम फिर पूछेंगे आपसे, भूलिएगा कि नहीं। देखते हैं, त्रिदेशीय संधि, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। इसका उद्देश्य था जर्मनी के प्रभाव को, त्रिगुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इसका उद्देश्य था एक दूसरे को सैन्य रूप से सहायता देना या समर्थन देना। क्लियर है। तो आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़े, ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस। आज की सभा यहीं पर समाप्त।